इंडिया में इतना ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होने के बावजूद आज 8-10 साल से बीजेपी एक रूलिंग पार्टी बनी हुई है। बीजेपी को छोड़कर बाकी जितने भी पार्टीज हैं वो सभी इन्फ्लेशन और जॉब के ऊपर हमेशा चर्चा क्यों करते रहते हैं। 2024 के लिए क्यों बीजेपी ही सबसे सही रूलिंग पार्टी होगी और बीजेपी हमेशा हिंदुत्व पे ही क्यों बातें करती रहती है। बीजेपी और कांग्रेस में कौन सबसे बेस्ट लीडरशिप कर सकता है और क्या सच में मोदी जी ईवीएम को हैक कराते हैं। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेज से आज़ाद हुआ और उसके 2 साल बाद जाकर भारत में इलेक्शन कमीशन बनाया गया। मार्च 1950 में सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। 1 महीने बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट को इंडियन पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन कंडक्ट करती। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें बस खुद से ही हो रही हैं। ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान के अनुसार ही हो रहा था, जिसे 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट किया गया था। 1951 के सेंसस अनुसार इंडिया के टोटल पॉपुलेशन 361 मिलियन प्लस लोग थे, जिनमें से 173 मिलियन लोग रजिस्टर्ड वोटर थे। जनरल इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में हुई, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की बहुमत से जीत हुई। 489 सीट्स में 364 सीट्स अकेले INC ने कब्जा कर लिया था और जवाहरलाल नेहरू पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने। 26 नवंबर 1949 का संविधान को अपनाने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंट्रीम पार्लियामेंट के रूप में काम करती रही। जवाहरलाल नेहरू उस अंतरिम कैबिनेट के हेड बने और इस कैबिनेट में डिफरेंट कम्युनिटीज एंड पार्टीज के लोगों को मिलाकर 15 मेंबर थे, जो कि बाद में रिजाइन करके अपना अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बना लिए। अब इसी दौरान 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी हिंदू नेशनलिस्ट कॉज को सपोर्ट करने के लिए भारतीय जनसंघ का निर्माण करते हैं। लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का निर्माण करते हैं, जिसे बाद में रिपब्लिकन पार्टी नाम दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम दास टंडन अपने पोस्ट से नेहरू के साथ मतभेद के कारण रिजाइन कर देते हैं। भारतीय जनसंघ ने कांग्रेस की बेकार नीति का जमकर विरोध किया। राष्ट्रीय और संस्कृति अखंडता, एकता और पहचान के मुद्दों पर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ये पार्टी तैयार नहीं थी। इसे व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की राजनीतिक शाखा माना जाता था। जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया में इफेक्टिव इंटीग्रेशन का मांग करते हुए जो मूवमेंट चली थी, श्याम प्रसाद मुखर्जी को जेल में डाल दिया जाता है और फिर 1953 में मुखर्जी का जेल में ही अनटाइमली डेथ हो जाता है। इसके बाद में सारा जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के नाजुक कंधों पे आ गया। ये 15 साल तक भारतीय जनसंघ का जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम करके पूरी तरह से पार्टी को आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क देते हैं। और इतना ही नहीं, दीनदयाल उपाध्याय ने वाजपेयी और आडवाणी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी तैयार किए। मजे की बात यह है कि इस पार्टी में तमाम वर्कर इवन दीनदयाल हिमसेल्फ भी RSS से आए थे। 1952 के जनरल इलेक्शन में इस पार्टी को सिर्फ 3 लोकसभा सीट मिली, लेकिन धीरे धीरे पार्टी ग्रो करती गई और 1962 तक इंडिया की मोस्ट इन्फ्लुएंसर अपोजिशन पार्टी बन गई। यहाँ तक कि तमाम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कांग्रेस के पावर को भी चैलेंज किया। इन्फोर्सिंग अ सिविल कोड फॉर ऑल इंडियंस, स्टॉपिंग द स्लॉटर एंड ईटिंग द काउज, ending the special status given to Jammu and Kashmir and promoting the use of Hindu as the majority language इस पार्टी की डिसेसिव आइडियोलॉजिकल की पॉइंट्स थे। ये पार्टी 1967 के बाद सिमिलर आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल पोजीशन वाले पार्टी के साथ अलायंस बनाकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे और भी स्टेट्स में सरकार बनाती है। ये पार्टी 1975 से 1977 के दौरान संकट काल के विरुद्ध पॉलिटिकल मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से इंडिया में हजारों लीडर्स एंड एक्टिविस्ट को जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी चीज को लेकर 1977 में ये पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मर्ज होकर कांग्रेस के लिए यूनाइटेड अपोजिशन पार्टी के रूप में खड़ा होती है। 1977 में ये पार्टी मेजोरिटी के साथ इलेक्शन जीतती है और फिर मुरारी देसाई एज अ प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी सरकार बनाती है। 1967 में दीनदयाल उपाध्याय के डेथ के बाद वाजपेयी, जो कि जनसंघ के लीडर बन गए थे, और अब उन्हें इस सरकार की फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाता है। हालांकि ये सरकार चली नहीं, क्योंकि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और ये पार्टी वहीं डिसॉल्व होने लगती है। जनसंघ सभी गठबंधन बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती है और वहीं पर जनता पार्टी के भीतर चल रही लड़ाई से थक गई थी और फिर से 1980 में जाकर भारतीय जनसंघ के लीडर और एक्टिविस्ट मिलकर भारतीय जनता पार्टी बनाते हैं, जिसमें ये पार्टी
भाजपा को अपनी पहली प्रेसिडेंट बनाती है। भाजपा ऑपरेशन ब्लू स्टार की मेजर ओपोनेंट थी। ये पार्टी कट्टर असंतुष्टों में से एक थी जिन्होंने 1980 में दिल्ली में सिखों के खिलाफ हिंसा का खुलकर विरोध किया था, जिसके बाद एक कार्यकर्ता द्वारा इंदिरा गांधी का हत्या कर दी गई थी। 1984 के चुनाव में भाजपा केवल 2 संसदीय सीटों के साथ रह गई थी। हालांकि पार्टी ने खुद को भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में स्थापित कर लिया था और जल्द ही देश भर में युवा भारतीयों को आकर्षित करने के लिए अपनी संरचना और नीतियों को व्यापक बनाना शुरू भी कर दिया था। इसके दौरान भाजपा पार्टी के अध्यक्ष और संसद में विपक्ष के नेता के रूप में पार्टी के केंद्र में रहे। भाजपा ने कांग्रेस सरकार और उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना की और पंजाब राज्य में बढ़ती सिख आतंकवाद का विरोध किया और इंदिरा गांधी पर बेईमानी और भ्रष्ट राजनीति का आरोप लगाया। भाजपा राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन की राजनीतिक आवाज बन गई, जिसका नेतृत्व विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के कर्ताओं ने किया और बाबरी मस्जिद स्थल पर भगवान राम को समर्पित एक मंदिर का निर्माण की वकालत की। अब देखो, इतिहास ये बताती है कि वह स्थान भगवान का जन्म स्थान था और बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद के निर्माण से बहुत पहले एक राम मंदिर था। पूरी दुनिया इस स्थल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान के रूप में मानती है। यही एक ऐसा योग्य स्थान है जहां एक मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए। पार्टी ने अपने अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में विभिन्न रथ यात्राओं के साथ देश को सक्रिय किया और हिंदुओं के बीच एक लोकप्रिय विपक्ष बनने में सफल रही। कई राज्य चुनावों में जीत और राष्ट्रीय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद भाजपा 1996 में संसद में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। हालांकि लेजिस्लेचर के लोअर हाउस में इस पार्टी के पास बहुमत नहीं थी और इसके तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इनकी सरकार केवल 13 दिनों तक चली। 1998 के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि NDA के रूप में जाने जाने वाले भाजपा के नेतृत्व वाले अलायंस ने एक सरकार बनाई जो 1 साल तक चली। नए चुनाव के बाद NDA सरकार, जिसका नेतृत्व एक बार फिर से वाजपेयी ने किया था, वो पूरे कार्यकाल तक चली। ऐसा करने वाली ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 2004 के आम चुनाव में NDA को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा और अगले 10 वर्षों तक भाजपा प्रमुख विपक्षी दल बनी रही। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव में पार्टी को भारी जीत दिलाई। मोदी ने तब से भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में NDA सरकार का नेतृत्व किया है, जिसमें 2019 के आम चुनाव में फिर से चुना जाना भी शामिल है। जून 2023 तक ये अलायंस 15 इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज पे शासन किया है। ये तो हो गई बीजेपी की हिस्ट्री। अब बात करते हैं EVM सिस्टम की। 1990s में इंडिया में इलेक्शन के लिए बैलेट्स पेपर ही यूज किए जाते थे। अरविंद वर्मा, जो कि क्रिमिनल जस्टिस के प्रोफेसर हैं, वो ये बताते हैं कि इंडियन इलेक्शन में 1950 से ही क्रिमिनल फ्रॉड और बैलेट टेम्परिंग जैसे एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी। 1957 में मेजर इलेक्शन में बूथ कैप्चरिंग पहली बार देखा गया और इसे करने वाली कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के टॉप लीडर थे। हालांकि विपक्षी दल भी दूध की धूली नहीं थी। 1960 में इसी गतिविधि का सहारा उन्होंने भी लिया। बूथ कैप्चरिंग एक ऐसी परेशानी बन गई थी जिसकी वजह से पार्टी के वफादार लोग, गुंडे और क्रिमिनल्स विलेजेस और रिमोट एरियाज में जाकर लोगों को धमकाकर प्री फिल्ड बैलेट पेपर को बूथ में डाल देते थे। 1950 टू 1980 के बीच में ये इतना बढ़ गई कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम आने लगी। धीरे धीरे आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलने लगा। बैलेट पेपर के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसे प्रिंट करना, सेफली ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना और तो और फिजिकली काउंट करना, क्योंकि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के 50% ऑलरेडी एलिजिबल थे वोट डालने के लिए। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि TN सेशन को एक आइडिया आया और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सिद्धांत पेश किया। इस मशीन का सिद्धांत था टाइम लिमिट लगाकर फ्रॉड को लिमिट करना। इस प्रणाली का विकास और परीक्षण 1990 के दशक में राज्य के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा किया गया था। इन्हें 1998 और 2001 के बीच चरणबद्ध तरीके से भारतीय चुनाव में पेश किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इस मशीन पे और भी फीचर्स ऐड किए, जैसे कि इलेक्शन से ठीक पहले EVM का इंस्टॉल करना, सिक्योरिटी लॉक के तौर पे क्लोज बटन देना, जिसके बाद डाटा परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए और फिर कोई भी उसे चाह कर भी ओपन न कर सके।
अब इतना ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स ईवीएम हैक करवाने का झूठा आरोप बीजेपी पे लगाती आई है। समझने वाली बात यह है कि 2000 से पहले लागू हो गया था ईवीएम मशीन और 2004 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की सरकार बनी। मनमोहन सिंह लगातार 10 साल सत्ता में रहे, तब ईवीएम हैक नहीं होते थे और जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से सभी ईवीएम हैक होने लगी है। बाकी इस पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।